अब देखिएगा सीक्वेंस है अगला टॉपिक जो है। अब हमारे पास सब सीक्वेंस आता है। ये हमारा आर्टिकल 5.13 है, सब सीक्वेंस। डेफिनेशन देखिएगा, लेट एक्स एन बी ए गिवन सीक्वेंस। ये कोई हमें सीक्वेंस दी गई है, उसके बाद हम नेचुरल नंबर के सेट से कोई सीक्वेंस बनाते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। एंड सीक्वेंस ए एन इज ए सीक्वेंस इन एन सच दैट, और इस बात का ध्यान रखना है आपको, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन ए एन होना चाहिए फॉर एवरी वैल्यू एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि एक सीक्वेंस आपको मिली हुई होगी, है ना, एक सीक्वेंस आपको मिली हुई होगी, फिर आप नेचुरल नंबर के सेट से लेकर के एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट में से आप कुछ एलिमेंट्स लेंगे और उनके एक सीक्वेंस तैयार करेंगे और वो प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे कि ए एन प्लस वन ग्रेटर देन होना चाहिए ए एन से। देन आप देखिएगा एक्स के सफिक्स में क्या यूज़ करा है, ए एन, एक्स ए एन यूज़ करा है, तो एक्स ए एन इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। तो ये जो सीक्वेंस एक्स ए एन बनेगी वो जो है सब सीक्वेंस कहलाएगी एक्स एन की। तो यानी कि कहना क्या है, डेफिनेशन में थोड़ा सा आपको मे भी अजीब सा लग सकता है, लेकिन होता क्या है, जैसे हमें कोई सीक्वेंस मिलती है तो उस सीक्वेंस में से आप कुछ पद उठा लीजिएगा और वो पद सब सीक्वेंस बन जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो भी पद आप उठाएंगे वो पद इस तरह से होने चाहिए कि बाद वाला पद बाद में ही पढ़ना चाहिए और पहले वाला जो टर्म है वो पहले ही पढ़नी चाहिए। यानी कि सीक्वेंस के आप कोई से भी पद उठा लीजिएगा अपनी मर्जी से, किसी भी रूल को फॉलो करते हुए, लेकिन उसमें बस सिर्फ आप ये ध्यान रखेंगे कि जो है जो नेक्स्ट टर्म है वो बाद में होनी चाहिए, जो प्रीवियस टर्म है वो पहली होनी चाहिए। तो इस तरह से जो सीक्वेंस प्राप्त होगी वो आपकी सब सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखिएगा जैसे ये है, अब आप इस तरह से ले लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल सीक्वेंस 1/n है तो ये हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। ये आपकी सब सीक्वेंस है। अब यहाँ पर 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट है। सपोज कर लीजिएगा यहाँ से आप लेते हैं सीक्वेंस में 1/, नेचुरल नंबर चल रहे हैं और मान लीजिएगा आप 1/, में इवन नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, 1/, में इवन नंबर लेते हैं। तो यहाँ से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, लेकिन ऑर्डर इसका चेंज नहीं होना है। देन सीक्वेंस 1/2n इज इक्वल टू सीक्वेंस 1/2, 1/4, 1/6 डॉट इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्सेल। इस तरह से देखिएगा, यहाँ से मैंने सीक्वेंस मिली हुई थी मुझे, तो मैंने दूसरा पद उठाया, चौथा पद उठाया, यानी कि मैंने इवन नंबर्स की टर्म उठा ली है, सेकंड टर्म, 4 टर्म, 6 टर्म डॉट डॉट इस तरह से लेते हुए चला गया हूँ मैं। तो इस तरह से मेरी एक सब सीक्वेंस प्राप्त हो जाती है। लेकिन सब सीक्वेंस बनाते समय आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर जो है आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि जो बाद वाली टर्म है वो बाद में ही रहेगी और पहली वाली टर्म जो है वो पहले ही रहेगी। इस तरह से आप सब सीक्वेंस प्राप्त कर सकते हैं। अब सब सीक्वेंस के बाद आपके पास थ्योरम्स आ जाती हैं। देखिए 5.14 में थ्योरम 1 है। ये एक सीक्वेंस एक्सेल कन्वर्ज टू एल, देन every subsequence of sequence xn also कन्वर्ज टू एल। यानी कि कोई सीक्वेंस अगर एल पर कन्वर्ज कर रही है और उसकी आपकी कोई भी सब सीक्वेंस बनाते हैं तो वो जो है वो भी कन्वर्ज करेगी एल पर। ऐसे ले लेते हैं प्रूफ, लेट एक्स के सफिक्स में कोई नेचुरल नंबर की सीक्वेंस डालनी होती है तो ऐसे मान लेते हैं, लेट सीक्वेंस एक्स एन के इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस एक्स एन। तो हमने सब सीक्वेंस मान ली है। अब गिवन दैट सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज टू एल, सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है तो ये हो जाएगा इज टू इम्प्लाइज लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल टू एल फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स
small n belongs to capital N such that for epsilon greater than 0 there exists small n belongs to capital N such that mod xn minus L less than epsilon for n greater than equal n। अब यहाँ पर हमने x के सफिक्स में n लगाया है, यहाँ पर x के सफिक्स में n के है, तो n के भी जो है हमारा नेचुरल नंबर है। अब इस नंबर से आगे जाते हैं, इस टू इम्प्लाइज मोड x n के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर n के ग्रेटर देन इक्वल n। यहाँ से डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। इस टू इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x n के इज इक्वल टू l। इस टू इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्स एन के कन्वर्ज टू एल। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि कोई भी सीक्वेंस अगर एल वाले पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही होगी तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो वो भी एल पर कन्वर्ज कर रही होगी। अब देखिएगा ये थ्योरम नंबर 3 है। इफ द सब सीक्वेंस x2n minus 1 and x2n of sequence xn converge to L, then sequence xn also converge to L। हमारे पास एक सीक्वेंस xn है, उसके ओड नंबर लेकर के हमने एक सीक्वेंस x2n minus 1 बनाई, इवन नंबर लेकर के हमने सीक्वेंस x2n बनाई। अब हमारी थ्योरम ये कहती है कि ओड नंबर की सीक्वेंस और इवन नंबर की सीक्वेंस अगर L पर कन्वर्ज करती है तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी L पर कन्वर्ज करेगी, है ना। तो अब ये स्टेटमेंट हम क्वेश्चंस को करने में भी प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं इस सीक्वेंस का, क्योंकि ओड नंबर की सीक्वेंस और इवन नंबर की सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्ज कर रही है तो वो जिस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस होंगी वो सीक्वेंस भी जो है एल पर कन्वर्ज करेंगी। छोटी सी थ्योरम है, दोनों थ्योरम में जा कर के डेफिनेशन जो है वो प्रूव कर लेते हैं। प्रूव गिवन सीक्वेंस x2n minus 1 converge to L, then for given epsilon greater than 0 there exists m1 belongs to capital N such that mod x2n minus 1 minus epsilon minus L less than epsilon for n greater than equal m1। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, इवन नंबर वाले के बारे में, जो कि सीक्वेंस x2n converge to L, then for given epsilon greater than 0 there exists m2 belongs to capital N such that mod x2n minus L less than epsilon for n greater than equal m2। अब इक्वेशन नंबर 1 n ग्रेटर देन इक्वल m1 के लिए फॉलो हो रही है, इक्वेशन नंबर 2 n ग्रेटर देन इक्वल m2 के लिए फॉलो हो रही है। अब हमें ऐसी जगह जाना है जहां पर n ग्रेटर देन इक्वल m1 और n ग्रेटर देन इक्वल m2 दोनों फॉलो हो जाए। अब हम दोनों कंडीशंस को मिला देते हैं। वी टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 m2। अब हमने ले लिया है कि v टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमम m1 m2। आज जब हम n ग्रेटर देन इक्वल m लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो n ग्रेटर देन इक्वल m1 और n ग्रेटर देन इक्वल m2 को फॉलो करेगा। देन बाय इक्वेशन 1 and 2 mod x2n minus 1 minus L less than epsilon and mod x2n minus L less than epsilon for n greater than equal m।
ओड नंबर जो सीक्वेंस के ओड नंबर्स की टर्म्स है वो भी इस रूल को फॉलो कर रही हैं और इवन नंबर्स के टर्म जो है वो भी इस सीक्वेंस को रूल को फॉलो कर रही हैं। तो यहाँ से हो जाता है टू इम्प्लाइज मोड एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल एन इज टू इम्प्लाइज लिमिट एक्सन इज इक्वल टू एल इज टू इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्सन कन्वर्स टू एल। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस जो है वो भी एल पर कन्वर्ज करेगी। आप सब सीक्वेंस के लिए देख लीजिएगा। अब सब सीक्वेंस किस तरह से देखते हैं। सब सीक्वेंस देखना जो है बहुत ही एक आसान तरीका होता है। एक्सरसाइज 5C का पहला क्वेश्चन है शो दैट सीक्वेंस 3n upon 3n plus 1 is subsequence of sequence n upon n plus 1। जो सबसीक्वेंस है वो आप वैसे ही देख करके ओरली बना सकते हैं। अब यहां से देखिएगा शो दैट सीक्वेंस 3n upon 3n plus 1 इज सबसीक्वेंस ऑफ n upon n plus 1। ये आपकी ओरिजिनल सीक्वेंस है और ये प्रूव करना है इसकी सबसीक्वेंस है। देखिएगा n को रिप्लेस करा गया है 3n से, तो यानी कि जब इस सीक्वेंस को जनरेट करा जाएगा तो इसका तीसरा पद उठेगा, छठा पद उठेगा, नवा उठेगा, 12वां उठेगा, डॉट डॉट। तो यानी कि 3 के मल्टीपल टर्म लेकर के ये वाली सीक्वेंस पैदा हुई है। तो ये सीक्वेंस जो है इस सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है। अब इस बात को हम बाय डेफिनेशन जो है वो प्रूव करने जाएंगे। अब ऐसे ले लेते हैं लेट सीक्वेंस xn is equal to sequence n upon n plus 1 is to imply xn is equal to n upon n plus 1। ये सीक्वेंस आ चुकी है। अब दूसरी सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सीक्वेंस जो है डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन ए सीक्वेंस we define a sequence x3n लेते हैं। क्या लिया है हमने x3n, बल्कि ऐसे लीजिएगा x के सफिक्स में an डालिएगा सीक्वेंस xan और देयर an की वैल्यू ले लीजिएगा 3n। वैल्यू इस तरह से लेनी है। यहाँ पर n को रिप्लेस करके 3n लिया गया है तो an की वैल्यू आप 3n ले लेते हैं। अब सीक्वेंस की डेफिनेशन का रूल होता है कि x के सफिक्स में जो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कि x के सफिक्स में यहाँ पर an लगा हुआ है तो an जो है वो सीक्वेंस नेचुरल नंबर से आनी चाहिए और वो फॉलो करनी चाहिए कि an plus 1 ग्रेटर देन an के होगा। अब ये हो जाता है। अब यहाँ से an इक्वल टू 3n है, an plus 1 करेंगे तो 3n plus 1 हो जाएगा। देन an plus 1 greater than an for every value n belongs to n। इस प्रकार से हमारा रूल जो है वो प्रूव हो जाता है। तो ये सीक्वेंस an होगा तो then सीक्वेंस x an is equal to सीक्वेंस x 3n is equal to सीक्वेंस 3n upon 3n plus 1 is सब सीक्वेंस of xn is equal to sequence n upon n plus 1। इस तरह से सब सीक्वेंस हमारी प्रूव हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन भी जो है आप इसी तरह से कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस में जो है ओरिजिनल सीक्वेंस 1 अपॉन n है और जो सब सीक्वेंस है वो 1 अपॉन 2n है, तो वहाँ पर इवन नंबर लिए गए हैं। तो हाँ इसी क्वेश्चन को कर दीजिएगा, लेकिन an की जगह 2n डाल दीजिएगा। अब ये देख लीजिएगा थर्ड show that
द सीक्वेंस -1 इज subsequence of sequence -1 to the power n। अब -1 to the power n वाली सीक्वेंस में जब खोलेंगे तो इसमें ओड नंबर पर जो टर्म आएंगी वो माइनस के बनाएंगी और इवन नंबर पर जो टर्म आएंगी वो प्लस के बनाएंगी, और यहाँ पर आपको लिया गया है -1, तो यानी कि आपको ओड नंबर के टर्म्स जो है वो यहाँ पर ले लें। ऐसे ले लेते हैं, लेट sequence xn is equal to sequence -1 to the power n is to imply xn is equal to -1 to the power n। अब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं, we define a sequence x an where, अब an में मैं ओड नंबर डालूंगा where an is equal to 2n minus 1। अब चूंकि यहाँ से an प्लस 1 निकालते हैं तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, इस टू इम्प्लाइज an प्लस 1 ग्रेटर देन an फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। यानी कि x के सफिक्स में जो सीक्वेंस an नेचुरल नंबर से उठाई गई है वो 2n माइनस 1 को फॉलो कर रही है और an प्लस 1 ग्रेटर देन है an का, तो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। इस टू इम्प्लाइज x an is equal to x 2n minus 1 is equal to sequence -1 to the power 2n minus 1। अब ओड नंबर आ गए हैं तो सीक्वेंस -1 is subsequence of xn is equal to -1 to the power n। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ को करने की जरूरत नहीं है, और ये एग्जाम्पल 1 to 4 कर लीजिएगा। 4 एग्जाम्पल है, सिंपल है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 डू योर साइड। ये चारों एग्जाम्पल जो है आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सब सीक्वेंस वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है 5.15 कॉशी सीक्वेंस। अब जो 5.15 टॉपिक है ये आपका कॉशी सीक्वेंस है। अब कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को हम अलग अलग प्रकार से, कई तरीकों से हम लिख सकते हैं कि जो कॉशी सीक्वेंस होती है उसकी डेफिनेशन, जैसे ओरिजिनल सीक्वेंस होती है तो उसमें तो हम एक ही एक्शन लेकर के चलते हैं, लेकिन जो कॉशी सीक्वेंस होती है उसमें ये कहते हैं कि किसी भी सीक्वेंस के दो पदों का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ऐसे लिख लेते हैं, ए सीक्वेंस एक्शन इज कॉल्ड Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that, जो सीक्वेंस एक्शन है वो कॉशी सीक्वेंस कहलाएगी if for given epsilon greater than 0 there exists m belongs to n such that। अब यहाँ से आप ये कह सकते हैं मोड xn minus xm less than epsilon for n greater than equal m। ये रूल फॉलो हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं और मोड xn plus p minus xn less than epsilon for n greater than equal m comma p greater than 0, p greater than equal 0। यहाँ भी इक्वल लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, आप इस तरह से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और एक्स एम प्लस पी माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर पी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एम की जगह सीधे सीधे एम ही इस्तेमाल हो गया है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स पी माइनस एक्स क्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर
P, Q ग्रेटर देन इक्वल n। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमसे ये कहती है कि अगर सीक्वेंस, जो कोई सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस तब कहलाएगी कि किसी भी नंबर से आगे जा कर के किन्हीं भी दो पदों का डिफरेंस, अगर किन्हीं भी दो सीक्वेंस की टर्म का डिफरेंस का मोड अगर आप लेते हैं तो वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है। अगर वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है तो वो कॉची सीक्वेंस हो जाएगी, और एप्सिलॉन से छोटा नहीं होता है तो वो कॉची सीक्वेंस नहीं होगी। अब इस पर बेस्ड थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम हम देखते हैं। दो थ्योरम इसमें करनी है, अच्छी थ्योरम्स हैं। थ्योरम वन कहती है हमसे एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो थ्योरम नंबर वन के अकॉर्डिंग, जो थ्योरम नंबर वन है वो हमसे ये कह रही है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस अगर होगी तो वो बाउंडेड होगी। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। बाउंडेड अगर पता हो रही है तो आपको पता ही है कि एक सबसे बड़ी वैल्यू उसकी होनी चाहिए, एक सबसे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हम लगाने जा रहे हैं। प्रूफ लेट सीक्वेंस एक्शन बी ए कॉची सीक्वेंस when for epsilon greater than 0 there exists m belongs to capital N such that mode Sn minus Sm less than epsilon for n greater than equal m। यहाँ से एप्सिलॉन है, आपको ये एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर लेते हैं। लेट epsilon is equal to 1 is to implies mode Sn minus Sm less than 1 for n greater than equal m। इसका मोड हटा देते हैं तो ये हो जाता है -1 लेस देन Sn माइनस Sm लेस देन 1 for n greater than equal m is to implies ये हो जाता है Sm minus 1 लेस देन Sn लेस देन Sm plus 1 for n ग्रेटर देन इक्वल m। अब यहाँ पर दो वैल्यू इस तरह से चुनने वाले हैं। देखिएगा, वो सॉरी सीक्वेंस की नोटेशन s में लिख दी है मैंने, ये x कर देता हूँ। होता क्या है, कुछ राइटर जो है, जैसे हमारी एसजे पब्लिकेशन की बुक है तो इसमें राइटर x की नोटेशन यूज़ करते हैं, और कोई और राइटर अगर होता है तो वो सीक्वेंस का पहला वर्ड s होता है, तो इसलिए वो नोटेशन जो है वो s की यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन आपसे कहती है जब आप m नंबर की टर्म या उससे आगे जाएंगे तो जो सीक्वेंस के पद होंगे वो इन दोनों मानों के बीच में पड़ेंगे। सही है ना? तो m नंबर की टर्म और उससे आगे सीक्वेंस जितनी भी है वो सारे पद इससे छोटे हैं और इससे बड़े हैं, है ना? तो ये आपको m नंबर से आगे के पदों पता चल चुका है कि वो अपर बाउंड किससे है और लोअर बाउंड जो है वो किससे है। अभी पहला, दूसरा, तीसरा डॉट m-1 तक की टर्म हमारी रह गई हैं, उनको भी उठा लीजिएगा और इधर से एक बार बड़ा उठाएंगे और सबसे बड़ी वैल्यू चूज़ करेंगे, इधर से एक बार छोटा उठाएंगे और सबसे छोटी वैल्यू चूज़ करेंगे। अब ऐसे ले लीजिएगा, लेट k1 इक्वल टू लीजिएगा मिनिमम। अब यहाँ डालिएगा x1 x2 डॉट xm-1 कॉमा, ये देखिएगा m नंबर से पहले के जितने पद हैं वो मैं सारे इकट्ठे कर चुका हूँ और इधर से ये उठाइएगा। तो इसमें से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे आप k1 से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। उसी प्रकार से आप k2 लीजिएगा, मैक्सिमम x1 x2 डॉट xm-1। देखिएगा पहले नंबर से लेकर के m-1 तक के सारे नंबर, सारी टर्म्स मैंने उठा ली हैं। अब इधर से सबसे बड़ी वैल्यू उठा लीजिएगा xm+1। अब ये मेरी सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है और ये मेरी सीक्वेंस की सबसे बड़ी वैल्यू हो जाती है।
तो इज टू इम्प्लाइज K1 लेस देन इक्वल Xn लेस देन इक्वल K2 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n लेगा, n लगेगा, चूंकि 1 से लेकर के m-1 तक के टर्म तो यहाँ से रूल फॉलो कर रहे हैं और बाकी के यहाँ से आ जाएंगे। तो ये हो जाता है सीक्वेंस Xn इज बाउंडेड। इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि सीक्वेंस Xn जो है वो बाउंडेड होती है। ये तो क्या छोटी सी थ्योरम थी। अब दूसरी थ्योरम लेते हैं, थ्योरम सेकंड। सीक्वेंस Xn converge if and only if it is Cauchy सीक्वेंस। अब जो थ्योरम नंबर 2 है वो थ्योरम नंबर 2 हमसे ये कहती है ये सीक्वेंस Xn कन्वर्ज इफ एंड ओनली इट इज Cauchy सीक्वेंस। इफ एंड ओनली आ चुका है तो 2 बार थ्योरम को करना पड़ेगा, यानी कि अगर किसी सीक्वेंस को आप Cauchy सीक्वेंस लेकर के चलते हैं तो वो कन्वर्जेंट होगी, और दूसरे तरीके से फिर आप उल्टा लेकर के चलेंगे, कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर होगी तो आप प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो जो है Cauchy सीक्वेंस होगी। अब एक पार्ट तो इसका छोटा सा है, लेकिन दूसरा पार्ट जो है इसका बड़ा सा है। सबसे पहले हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेकर के चलते हैं। प्रूफ दैट सीक्वेंस Xn is convergent sequence which converge to L। अब हमने सीक्वेंस जो है Xn एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले ली है और ये मान लिया है कि ये L पर कन्वर्ज कर रही है। अब डेफिनेशन यूज करते हैं। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists m belongs to capital N such that, अब डेफिनेशन लगा देते हैं, मोड Xn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल n। अब यहाँ पर देखिए कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी है, और जो Cauchy सीक्वेंस है उसमें 2 तरह के मुझे पद चाहिए। अब ये वाला जो रूल फॉलो होगा वो m नंबर और उससे आगे जाकर के फॉलो होगा। अब यहाँ से ले लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू m मोड Xm माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब ये जो इक्वेशन है ये m नंबर और उससे आगे जाकर के ट्रू हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर n की जगह डाल दिया गया है m। अब ये रूल जो है इस पर फॉलो हो जाएगा। अब Cauchy सीक्वेंस की तैयारी करते हैं। चूंकि मोड Xn माइनस Xm इज इक्वल टू मोड Xn माइनस एप्सिलॉन प्लस माइनस L प्लस L माइनस Xm लेस देन इक्वल मोड Xn माइनस L प्लस L माइनस Xm लेस देन इक्वल मोड Xn माइनस L प्लस मोड Xm माइनस L। अब दोनों आपकी ऊपर वाली कंडीशन जो है यूज हो रही है, तो ये हो जाता है लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ से हमें मिलता है मोड Xn माइनस Xm लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल m। इज टू इम्प्लाई डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। सीक्वेंस Xn इज Cauchy सीक्वेंस। ये वाला पार्ट तो इसका बहुत आसान है कि जो सीक्वेंस है वो Cauchy सीक्वेंस हो चुकी है। अब इसका उल्टा लेकर के चलते हैं, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा, Cauchy सीक्वेंस लेकर के चलेंगे और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए मैं इसके 3 पार्ट करूँगा। तो जिस तरह से अभी पहले वाले पार्ट में जो है पिछले वाले हिस्से में जो है एप्सिलॉन बाई 2 लिया गया था, अब नेक्स्ट जो टर्म्स मैं लूँगा इस बार इसमें मैं इसे 3 भागों में तोड़ूंगा, तो अब मेरा एप्सिलॉन बाई 3 आएगा। और फिर जब 3 अलग अलग टर्म टूटेंगी तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन प्राप्त हो जाएगा। अब देख लीजिएगा। अब सीक्वेंस जो है हम मान करके चलते हैं। लेट
सीक्वेंस एक्शन इज कॉसी सीक्वेंस। सीक्वेंस एक्शन जो है वो कॉसी सीक्वेंस है। अब कॉसी सीक्वेंस, अब थ्योरम नंबर 1 कहती है कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। कोई भी कॉसी सीक्वेंस अगर होगी तो वो बाउंडेड होगी। अब पीछे वाली थ्योरम का स्टेटमेंट लगा देते हैं, टू इम्प्लाई सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड। अब सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड हो गई है। अब बाउंडेड हो गई है तो इसका लिमिट पॉइंट जो है वो हम मान लेते हैं, लेट, या ऐसे लिख देते हैं, इज टू इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्शन हैज लिमिट पॉइंट एल, ब्रैकेट में डाल देते हैं से। तो जो सीक्वेंस है उसका लिमिट पॉइंट होगा और उस लिमिट पॉइंट को हमने एल मान लिया। अब हम ये ले लेते हैं, वी विल प्रूव दैट लिमिट एक्शन इज इक्वल टू एल। लिमिट एक्शन इज इक्वल टू एल। अब हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि लिमिट जो है एक्शन की जो लिमिट होगी वो एल के बराबर होगी। अब ये डेफिनेशन हमें प्रूव करके दिखानी है। अब हम एक एक स्टेप में लेने चलते हैं। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिट्स m belongs to capital N such that mode एक्शन माइनस एक्शन लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 डाल दीजिएगा और n ग्रेटर देन इक्वल m, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ कॉसी सीक्वेंस। यहाँ पर जो है हमने कॉसी सीक्वेंस जो है उसकी डेफिनेशन लगा दी। इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो मैंने लेस देन लगाया है उसमें एप्सिलॉन बाई 3 लगाया है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन बनाने के लिए मैं इस थ्योरम्स में 3 पार्ट करने वाला हूँ और तीनों में से प्रत्येक पार्ट जो है वो एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा होगा। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हम लगाने वाले हैं। अब यहां पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आने वाली है, सिंस L इज लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्शन देन every neighborhood of L contain infinite term of sequence action। यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है। अगर कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के पदों को लेकर के सेट बना लीजिएगा। अगर कोई सीक्वेंस है तो सीक्वेंस को पदों को लेकर के कोई सेट बना लीजिएगा। उस सेट का लिमिट पॉइंट अगर है तो इसका मतलब है सीक्वेंस के अनंत पद उस पॉइंट के, उस लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क महसूस कर लेना, लिमिट पॉइंट अलग चीज़ होती है और लिमिट अलग चीज़ होती है। अब यहाँ मैं दोनों को डिफरेंस देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, अब एक सीक्वेंस के बारे में बात करिएगा, सीक्वेंस -1 टू दी पावर n, तो ये -1 +1 -1 +1 डॉट इस तरह से। अब ये मेरी जो सीक्वेंस है इनके पास मेरे पास देखिएगा पहला पद तीसरा पद, जो ओड नंबर के टर्म है वो माइनस के 1 होंगे और इवन नंबर के टर्म जो होंगे वो प्लस के 1 होंगे। तो इसके 2 लिमिट पॉइंट है, -1, 1 आर लिमिट पॉइंट। अब ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है, सीक्वेंस के पास 2 लिमिट पॉइंट है, एक तो है -1 और एक है +1।
फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन ओड नंबर के जितने टर्म होंगे उसकी सबकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का वन आएगी, और इवन नंबर के टर्म जो होंगे उनकी सबकी वैल्यू प्लस का वन आएगी। तो कोई हमसे अगर पूछे कि -1 के पड़ोस में सीक्वेंस की कितनी टर्म पड़ती हैं, तो हम कहेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि ओड नंबर वाले सारे नहीं हैं। और कोई हमसे अगर पूछता है कि 1 के नेबरहुड में यानी कि 1 के पड़ोस में सीक्वेंस के कितने पद पड़ेंगे, तो भी हमारा जवाब होगा कि वो पद जो होंगे वो इनफाइनाइट पद होंगे। तो इस कारण से -1 और +1 इसके दो लिमिट पॉइंट हैं। और अगर कोई पूछने लगे इसकी लिमिट क्या है, तो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ओड नंबर की लिमिट जो होगी वो -1 आएगी, और इवन नंबर की जो लिमिट होगी वो +1 आएगी। तो देखिएगा लिमिट पॉइंट इसके पास दो हैं, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पर हमारा केस अलग है। अब मैं अपने वाले केस का एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर केस में क्या है, यहाँ पर हमने लिमिट पॉइंट माना है और हमने सिद्ध करके हमने निर्णय लिया है ये, और यहाँ पर हमने निर्णय लिया है कि हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि जो लिमिट पॉइंट होगा वो भी लिमिट होगा। अब जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका भी एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब इस सीक्वेंस के बारे में बात करिएगा, सीक्वेंस 1/n, यह है 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का। अब ये सीक्वेंस 1/n है, जब इसकी लिमिट पॉइंट आप लिमिट लेने जाएंगे तो 1/∞ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट। अब ये जो सीक्वेंस की जो सीरीज है वो आपकी 0 की तरफ अग्रसर होती जा रही है, तो लिमिट पॉइंट इसका 0 होगा और वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होगा, है ना। तो लेकिन आप उल्टा अगर घूम करके आएंगे, अगर उल्टा चलें, आपसे पूछेंगे 0 कहाँ पर आया, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट टर्म पर 0 आया। अब हम पूछेंगे उससे पहली वाली टर्म पर की वैल्यू क्या है, तो भी 0, उससे पहले वाले की तो भी 0, उससे पहले वाले की तो भी 0, उससे पहले वाले की तो भी 0। तो यानी कि आप उल्टी तरफ से अगर देखते आएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट में से कोई भी वैल्यू अगर आप घटाएंगे तो वो तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0 के पड़ोस में इस सीक्वेंस के अनंत पद उपस्थित हैं, यानी कि 0 का जो नेबरहुड होगा उसमें इसके इनफाइनाइट टर्म जो है वह उपस्थित होंगी। तो इस सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट भी 0 है और लिमिट भी 0 है। ऐसे ही हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लिखी कि लिमिट पॉइंट अगर सीक्वेंस के पास होता है तो उस लिमिट पॉइंट का नेबरहुड अगर हम कोई सा भी चुन लें तो उसमें सीक्वेंस के अनंत पद उपस्थित होने चाहिए, और उसी की हेल्प लेकर के हमें सिद्ध करना है कि सीक्वेंस जो है उसकी लिमिट जो है L होनी चाहिए। अब यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी गई है, since L is the limit point of Xn, then every neighborhood of L contains infinite term of Xn। अब इसका नेबरहुड ले रहा हूँ मैं L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3, then open interval L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3, L प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 will contain इनफाइनाइट टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो ये L का एक नेबरहुड ले लिया गया है L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 और L प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 के बीच में। अब ये L का नेबरहुड है। L की लिमिट की डेफिनेशन ये कहती है कि इनफाइनाइट टर्म जो है इसके नेबरहुड में उपस्थित होंगी, है ना। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लगाने जा रहे हैं, ये है देयर एग्जिट्स, आप कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं, देयर एग्जिट्स K बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट L माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 लेस देन Xn लेस देन L प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल K। ये नेबरहुड की तैयारी कर दी है हमने अब यहाँ पर, और यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल K नहीं लीजिएगा और यहाँ पर Xk यहाँ पर डालिएगा K, और उसी नंबर से आगे डालना है ग्रेटर देन इक्वल M, इस टू इम्प्लाइज मोड Xk माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर K ग्रेटर देन इक्वल M। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। यहाँ n ग्रेटर देन इक्वल m पड़ा हुआ है और यहाँ जो है k ग्रेटर देन इक्वल m पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर नोटेशन हमने ले ली। अब लिमिट तोड़ने जाते हैं।
नाउ मोड एक्शन में से एल घटाइएगा और इसे आप 3 पार्ट में तोड़िएगा। एक लीजिएगा एक्सन माइनस एक्सन प्लस, एक लीजिएगा एक्सन माइनस एक्स के प्लस, एक लीजिएगा एक्स के माइनस एल। अब मोड को अंदर ले जाइएगा, 3 पार्ट आप तोड़ चुके हैं। लेस देन इक्वल मोड एक्सन माइनस एक्सन प्लस मोड एक्सन माइनस एक्स के प्लस मोड एक्स के माइनस एल। अब यूज कर दीजिएगा, यूज इक्वेशन 1 and 2। अब 1 and 2 के लिए बात हो जाती है एक्सएम माइनस एक्सएम। यहाँ से देख लीजिएगा एप्सिलॉन अपॉन 3 से छोटा है, और यहाँ देखिएगा एक्स एम माइनस एक्स के, ये यहाँ पर आ जाइएगा। एक्स के माइनस एल, ये वाली टर्म तो यहाँ पड़ी हुई एप्सिलॉन 3 है, और यहाँ पर ये जो रूल फॉलो हो रहा है ये के इक्वल टू एम के लिए भी फॉलो हो रहा है, के इक्वल टू एम के लिए भी फॉलो, बल्कि ये तो यहाँ करिएगा एन ग्रेटर देन इक्वल एम, ये रूल सबके लिए फॉलो है। अब यहाँ भी 2 टर्म का डिफरेंस है, यहाँ पर आपकी इक्वेशन नंबर 1 लग जाएगी, और यहाँ के जो है वो m से बड़ा है या इक्वल है, तो यहाँ भी डेफिनेशन आपकी ये वाली लग जाएगी। पहली और दूसरी टर्म में तो इक्वेशन नंबर 1 लग रही है, और तीसरी टर्म में इक्वेशन नंबर 3 लग रही है। तो ये हो जाता है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3। तो इस टू इम्प्लाइज मोड एक्सएन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन for n greater than equal m is to implies limit xn is equal to l is to implies sequence xn converts to l। और इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि जो सीक्वेंस एक्शन है वो एल पर कन्वर्ज कर रही है, सीक्वेंस एल पर कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होती है या कॉसी सीक्वेंस होती है, तो अब ये थ्योरम आपसे ये भी कहती है कि जो कॉसी सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है, और ये उल्टा भी आप कह सकते हैं कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कॉसी सीक्वेंस होती है। और एक बात और ध्यान रखना है, नॉर्मल केस में क्या होता है, लिमिट और लिमिट पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो जो वैल्यू लिमिट पॉइंट की होती है वही वैल्यू लिमिट की होती है। जैसे ही हमने इस केस में लिया, इसमें हम कॉसी सीक्वेंस को लेकर के चले थे और लिमिट की डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा करके उसे हमने लिमिट प्रूव कर दिया। तो यानी कि कन्वर्जेंट का केस अगर होता है तो लिमिट जो लिमिट की वैल्यू होती है वही लिमिट पॉइंट की वैल्यू होती है, और लिमिट पॉइंट जो है वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी थ्योरम्स ये कहती है कि लिमिट जो होती है 2 नहीं हो सकती। अब लिमिट जब 2 नहीं हो सकती, और लिमिट, अब ये थ्योरम के अकॉर्डिंग लिमिट ही लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट भी 1 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यानी कि लिमिट पॉइंट अगर 1 से ज़्यादा एग्जिस्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। अब इसकी थ्योरम वाला पार्ट जो है वो हो चुका है। अब इस पर जो है बेस्ड 2 एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 1, यह एक्शन इज सीक्वेंस इन आर, एक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n। यह कहता है इवेल्युएट लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड एक्शन प्लस 1 माइनस एक्शन, वेरीफाई दिस सीक्वेंस सेटिस्फाई द कॉशी क्राइटेरिया। और ये कॉशी का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करती है, यानी कि, और ये है वेरीफाई इफ दिस सीक्वेंस सेटिस्फाई द कॉशी क्राइटेरिया। वेरीफाई के बाद इफ लिखा हुआ है कि यानी कि लिमिट की वैल्यू तब निकालनी है जब ये कॉशी क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर देगी, लेकिन आपकी जो सीक्वेंस है कॉशी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए लिमिट की वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं होगी। अब ऐसे ले लेते हैं। और वैसे भी अगर इसे सबसे पहली वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में जाकर के देखेंगे तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। सबसे पहली वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में जाकर के देखेंगे तो सीक्वेंस डाइवर्स कर रही है, और जब डाइवर्स कर रही है तो यानी कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, और कन्वर्जेंट नहीं है तो वो कॉशी सीक्वेंस नहीं हो सकती। तो इस कारण से इसमें कॉशी के जो रूल है वो प्रूव नहीं होंगे, यानी कि सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस नहीं है, तो इसलिए लिमिट ज्ञात नहीं की जा सकती। अब ऐसे लेते हैं। एक्शन है
और यहाँ जब एक्स एन प्लस वन लेंगे तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस 1/n प्लस 1। सबसे पहले हम लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। तो ये हो जाता है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मोड एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इज इक्वल टू 0। एक तो ये वो वैल्यू आ चुकी है जो हमसे पूछी गई थी, एक आंसर तो उसने हमसे ये पूछा था। फिर अब बात करते हैं, चूंकि अब यहाँ पर ऐसे लीजिएगा x2n माइनस एक्स एन, क्योंकि जो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो किसी भी नंबर से आगे जाकर के लग सकती है, तो वो नंबर हमें इस तरह से लेने होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर x2n में से xn घटाया, तो इसका मतलब है बीच में पदों की संख्या n होगी, तो n पदों के लिए मैं कोई ना कोई अपना फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मैंने ले लिया है मोड x2n माइनस xn। अब x2n की जब वैल्यू हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस एंड सो ऑन 1/n। और ये वाली जितनी भी टर्म है वो सारी की सारी मेरी कट जाएंगी। अब ये हो जाएगा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस n। यह ध्यान रखिएगा, ये जो राइट हैंड साइड में पद लिखे गए हैं इनकी संख्या एग्जैक्टली जो है वो n है ना। अब मैं यहाँ पर जो है, अब मैं ये जो पद है अब इनसे छोटे पद में राइट हैंड साइड में लेने वाला हूँ। अब इनसे छोटे पद में यहाँ लेने वाला हूँ। अब 1 2 डॉट डॉट n है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ग्रेटर देन 1/n प्लस n प्लस 1/n प्लस n प्लस डॉट डॉट 1/n प्लस n। तो ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल 1/2n प्लस 1/2n प्लस डॉट डॉट 1/2n। ये n पद है तो ग्रेटर देन हो जाता है n/2n। ये वैल्यू कट जाती है, तो यहाँ से आपको मिलता है मोड x2n माइनस xn ग्रेटर देन 1/2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल 1/2 हो चुका, ग्रेटर देन 1/2 हो चुका है फॉर n ग्रेटर देन n। अब आप जबकि आपसे कहा गया था, और जबकि कॉची की डेफिनेशन में कहा गया था कि एप्सिलॉन अगर गिवन 0 है तो जो किन्हीं भी दो पदों का डिफरेंस है किसी नंबर से आगे जा कर के वो एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एप्सिलॉन अगर 0.1 ले लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो उससे छोटी नहीं है बल्कि बड़ी हो रही है, तो कॉची क्राइटेरिया जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। कॉची क्राइटेरिया इज नॉट सेटिस्फाइड। जो कॉची का क्राइटेरिया है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसी तरह से फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में शो अप्लाइंग कॉची कन्वर्जेंट क्राइटेरिया दैट द सीक्वेंस xn इज इक्वल टू है 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 डाइवर्ज। इस सीक्वेंस को सीक्वेंस जो है इसे प्रूव करके दिखाना है कि ये डाइवर्ज करती है, तो डाइवर्ज अगर करती है लेकिन कॉची के रूल से करके दिखाना है, क्योंकि उसने हमसे कहा है तो कॉची के रूल से अगर करके दिखाना है तो इसका मतलब ये कॉची सीक्वेंस नहीं होगी, क्योंकि हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि जो भी कॉची सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अब इसके लिए लेने चलते हैं, पहले तो इसे इंक्रीजिंग करके दिखाएंगे या बल्कि ऐसे ले लेते हैं x2n ले लीजिएगा, फिर वही कारण है x2n अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस डॉट डॉट 1/2n माइनस 1 प्लस दो बढ़ रहे हैं 1/2n प्लस 1 आएगा 1/2n प्लस 3 आएगा प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ हो जाएगा 1/4n माइनस 1। ये टर्म आ जाएगी। अब हम इन्हें माइनस कर देते हैं। x2n माइनस xn अगर आप करेंगे तो 1/2n माइनस 1 प्लस 1/2n प्लस 1, सॉरी प्लस 1 से शुरुआत होगी प्लस 3 डॉट डॉट 1/, यहाँ आप ऐसे पढ़ सकते हैं
2n प्लस 2n माइनस 1। अब इनमें मैं सब में सबसे बड़ी वैल्यू मैं 2n डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो जाता है x2n माइनस xn ग्रेटर दैन 1/2n प्लस 1/2n 1/2n प्लस 1/2n प्लस डॉट डॉट 1/2n प्लस 1/2n ग्रेटर दैन 1/4n 1/4n एंड सो ऑन 1/4n। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपकी n है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन n/4n। तो यहाँ से आ चुका है इज टू इम्प्लाइज मूव x2n माइनस n ग्रेटर देन 1/4। जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 आ चुकी है, 1/4 आ चुकी है फॉर n बिलोंग्स टू n। लेकिन कॉशी की डेफिनेशन में ग्रेटर देन को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, तो इज टू इम्प्लाइज Cauchy criteria is not satisfied. Is to imply sequence action is not convergent. अब कॉशी का रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कॉशी जो सीक्वेंस है ये कॉशी सीक्वेंस नहीं है, तो ये कन्वर्ज भी नहीं करेगी। लेकिन बुक में कहा गया है कि ये जो है डाइवर्ज कर रही है। लेकिन सीक्वेंस तो हमारी 3 तरह की होती हैं, एक कन्वर्जेंट होती है, एक डाइवर्जेंट होती है और एक ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस होती है। और यहाँ से रिजल्ट आ रहा है कि कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब कभी ये मत लगा लेना कि ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस ऑक्सीलेटरी भी होती है। अब एक स्टेप इसमें और करेंगे। अब इस सीक्वेंस में देख लीजिएगा, चूँकि xn प्लस 1 माइनस xn अगर आप करेंगे, अब इसमें से अगला पद और लेने जाऊंगा तो एक अगले पद में आ जाएगा 1/2n प्लस 1 ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी वैल्यू n बिलोंग्स टू n। अब यहाँ पर मैंने xn प्लस 1 में से xn घटा दिया गया है, तो यहाँ से आ जाता है इज टू इम्प्लाई xn प्लस 1 ग्रेटर दैन xn और एवरी वैल्यू n ग्रेटर दैन n। अब ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस का अगला पद बड़ा है, तो यानी कि सीक्वेंस के पद जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगला पद पीछे वाले पद से बड़ा आ रहा है, तो सीक्वेंस के पद लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। और ऊपर लिखा हुआ है कि कन्वर्ज नहीं करती है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो चुकी है, लगातार सीक्वेंस बढ़ती चली जा रही है, कन्वर्ज नहीं करती है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीलेटरी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में कभी पद बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर छोटे होते हैं। तो ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस में ना तो वो इंक्रीजिंग को फॉलो कर सकती, ना वो डाइवर्जेंट को फॉलो कर सकती है ना। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को वो फॉलो नहीं कर सकती है इस तरह से। अब इस तरह से प्रूव हो जाता है कि जो सीक्वेंस है वो डाइवर्ज होगी, इज डाइवर्जेंट। सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट नहीं है और वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसकी लिमिट माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी, और दोनों केस में जो सीक्वेंस है हमारी डाइवर्ज हो जाती है। इस प्रकार से जो कॉशी सीक्वेंस वाला टॉपिक है ये ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद 4-5 थ्योरम्स आएंगे, जो मेन पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसके बाद एक एक्सरसाइज आएगी और फिर ये चैप्टर जो है सीक्वेंस वाला ख़त्म हो जाएगा।